हम लोगों ने टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इसलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। और अभी मैं सभी सॉल्व करा दूंगा, तो लगभग आपका 10 सेट है, तो 10 सेट में से तकरीबन 1000 क्वेश्चन हो गए, तो 1000 क्वेश्चन में से लगभग 900 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें से अगर 20-25 भी क्वेश्चन मिल गए, 30 क्वेश्चन भी मिल गए डायरेक्ट, तो समझ लीजिए कि आपकी मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2 है। देखिए प्रैक्टिस सेट 2, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसको मिलान करना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें क्या है, ब्रह्म समाज कौन है, राजा राम मोहन राय, सही है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज, टीका चौथा। तो पहला हो गया ये। तो ये देखिए पहला का तीसरा 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 तो सभी है, और बी का 1 ये हो गया, सी का दूसरा, ये देखिए ऑप्शन ही इसमें थोड़ा सा मिसमैच दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने मिला दिया है, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फूले। तो इतना जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बताइए 1526 में, 1527 में, 1525 में, किस में किया था? तो हो जाएगा बी 1526 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? बताइए किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रथम युद्ध कब से चला था? 1767, ठीक है, 1767 से और 1769 तक, 1767 से 1769 तक ये चला था। और मद्रास की संधि द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास के द्वारा। ये पहली अंग्रेजों और मैसूर के बीच ये पहली घटना थी ये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सैडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए जांच के लिए बनाया गया था? किसकी जांच के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। और यह आयोग वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? भारत में कहाँ किया था सत्याग्रह का? ये तो बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो इसको सभी को आ ही रहा होगा, चंपारण होगा। और ये शुरू किया था 1917 में, वही 3 कठिया 3/20 भाग पर नील की खेती के विरोध में। और इनको लखनऊ अधिवेशन में इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, इनवाइट किया था इनको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि 6 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताओ 73वां किससे संबंधित था? 73वां 74वां जरूरी है, तो पंचायती राज संशोधन से 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 आया था। तो पंचायती राज से इसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची, इसमें संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखा गया था। और भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था
लागू की गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो लगा कि 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, 2 वर्ष 9 माह 12 दिन, मतलब ABCD ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। 2 वर्ष तो 3 वर्ष तो है ही नहीं है, 2 वर्ष है। 10 महीना 11, मतलब कितना दिन लगा था आप ये तब तक बताइए, सोचिए। तो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसमें समय लगा था। ठीक है, और इसमें हम 26 नवंबर 1949 को इसका कार्य पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को अंगीकृत किया गया था। हम लोग चलते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, बहुत फास्ट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए कि कहाँ से लिया गया था, कैसे लिया गया था। तब तक सोचिए, ब्रिटेन से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था बताइए? ये ब्रिटेन से लिया गया था। आंसर होगा बी, ब्रिटेन से लिया गया था। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और इसे संसदीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त ब्रिटेन से एकल नागरिकता भी लिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ये अमेरिका से जो है, यहाँ से मूल अधिकार लिया गया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई थी, ये भी बात है। आयरलैंड से तो सभी जानते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया था। और कनाडा से मजबूत केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि देखो, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है बताइए? मौलिक कर्तव्य, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग 4A अनुसूची 4A, बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए कंफ्यूज कर दिया, अनुसूची 4A दिया, भाग 4A। और भाग 3 ये देखो, भाग 3 किससे है? मूल अधिकार है। भाग 4 कौन सा है? ये कौन सा है बताओ, जल्दी से बताइए। ठीक, तो ये हो जाएगा भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। जबकि भाग 4 जो है, बी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हाँ, और अभी संविधान में 25 भाग हैं अभी। चलो, अब चलो, मूल रूप से तो 22 भाग हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से प्रेरित थे? तो भी हम लोगों ने पढ़ा था, DPSP आयरलैंड से प्रेरित है, सी हो जाएगा ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप एवं दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? बताओ बताओ, अत्यधिक ताप और दबाव में कौन सी चट्टान होगी इसमें? बताओ। तो कौन सी चट्टान होगी इसमें? लिखा है निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि इसमें कायंत्री चट्टान भी दिया है, आग्नेय चट्टान भी दिया है। ठीक है, तो आग्नेय अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायंत्री शैल का निर्माण होता है। तो लिखा है अत्यधिक ताप और या दबाव द्वारा रूप में परिवर्तन दर्शाती है। तो क्या परिवर्तन दर्शाती है? कायंत्री चट्टान। ठीक है, इसके अंदर नाइस, सिस्ट, देखो कायंत्री के अंदर क्या आता है? नाइस, इसको याद रखना, सिस्ट, और क्वार्टजाइट। ठीक, ये भी सब याद रखना। चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसको हम करते हैं पहले डिलीट। ठीक, देखो, स्वर्णिम अर्धचंद्र गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बना है? स्वर्णिम अर्धचंद्र, बताओ, स्वर्णिम अर्धचंद्र किन देशों को मिला के बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ बना है बताओ?
स्वर्णिम अर्धचंद्र, बताओ किस इलाके बना है, बताओ। ये बना है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये सही हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब कहा जाता है कि ये अफीम के उत्पादन और व्यापार जो होता है वो अवैध तरीके से होता है इस क्षेत्रों के द्वारा। तो इसीलिए, और अफीम के पोस्ता से हीरोइन जैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, अफीम के पोस्ता से। ठीक, तो ये अफीम उत्पादन क्षेत्र है। ठीक, निर्यात के लिए जाना जाता है और ये अवैध मार्ग है। चलो देखो, ये क्वेश्चन देखो, पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? ये तो बहुत ही सभी जानते हैं कि ये झांसी में मिलता है। ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर दक्षिण गलियारा जैसे जो उत्तर दक्षिण गलियारा जैसे झांसी में तो मिला, तो ये श्रीनगर, मतलब जो उत्तर है ना, ये श्रीनगर से और ये दूसरा कन्याकुमारी तक, और सिलचर से पोरबंदर तक, ये पूर्व पश्चिमी सिलचर हो जाएगा। और ये पोरबंदर से गुजरात, ये सिलचर जो है असम में, ये गलियारा। श्रीनगर तो आप जानते हैं कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो ये हो गया, झांसी में मिलता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो, 14 निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल है बताओ? चावल तो है नहीं, ये तो है नहीं। 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चावल तो है नहीं। ठीक है, बाजरा भी नहीं है, चना भी नहीं, कपास। कौन सी रबी फसल है? तो कपास तो है नहीं, चावल भी नहीं है, बाजरा भी नहीं है, क्या चना है? बताओ। हाँ, ये चना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सब खरीफ की फसल है। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर ना, ये स्वर्ण रेखा और खारकई नदी के मध्य में स्थित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ टाटा स्टील कारखाना स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? बताओ, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सराफा बाजार से, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातु का बाजार। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? तो इसका हो जाएगा सरकारी प्रति, आंसर नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। जो गिल्ट एज बाजार है ना, इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है, गिल्ट एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम होता है या उत्कृष्ट होता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है उत्कृष्ट, क्योंकि इन सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में चूक यानी डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम होता है, तथा इनका मूल्य द्वितीयक बाजार में उतार चढ़ाव का कारण करता रहता है। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी? बताओ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति बताओ। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, किस मॉडल पे थी? महालनोबिस मॉडल पे थी। तो 17 बी लगा देते, ज़्यादा देर नहीं करते, महालनोबिस जो है उसी लगा देते हैं। तो इसका जो योजना का कार्यकाल था 1956 से लेके और 1961 के बीच में था। ठीक, इसमें भारी उद्योगों, पूंजीगत वस्तुओं और सार्वजनिक, देखो भारी उद्योग, पूंजीगत वस्तु और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। और इसी योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। इससे भारत को औद्योगिक आधार मिला था। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री हुए थे। क्या इनका नाम सी डी देशमुख हम लोग लगा दें?
बताइए। हाँ तो हम लोग लगा देते हैं, सी डी देशमुख जो है हुए थे, ठीक है। अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन आरबीआई के गवर्नर? संजय मल्होत्रा है वर्तमान में। एस एम संजय मल्होत्रा 2024 से हमारे हैं, 11 दिसंबर 2024 से। अब चलो चलते हैं कि 19, क्वेश्चन नंबर 19 का, कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है? बताओ क्या है? क्या 24-25 है? पिछले अभी हम लोग जो पहला उसमें किए थे तो उन्हें बताए थे कि 24 के बाद 25 आता है, तो 2025-26 में 24-25 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। हमारी जो 2000 कौन सा है, हाँ 2025-26 में गेहूं का एमएसपी 24-25 रुपये कुंटल, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है? अब देखो, अब अगर इसमें वो दिया रहता, क्या कहते हैं, केरल दिया रहता तो सभी लगा लेते, तुरंत लगा लेते, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा सा अगर आदमी एक आध बार भी देखा हो तो कॉमन सेंस लगा लेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ठीक। मणिपुर हो जाएगा इसका, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20 का, मणिपुर हो जाएगा, ठीक। यहाँ साक्षरता दर जो है 76.94% है, ठीक है। जबकि पंजाब की 75.8 है, इसकी पंजाब की 75.8 है, और असम की 72.2 है, मध्य प्रदेश की 69.3 है, तो इसलिए मणिपुर की सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो, कि समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, अंग प्रणाली कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आंसर नंबर डी, अंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे अंग प्रणाली का एक उदाहरण परिसंचरण तंत्र भी है, जिसमें हृदय, धमनियां, नसें और रक्त जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं। कोशिकाएं, और एक चीज़ तो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ठीक। और अंग प्रणाली का निर्माण करते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। ये बढ़िया क्वेश्चन नंबर 22, एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा, कि जब ब्रेक लगता है तो सवारी आगे की तरफ है। मतलब इसका यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में हो तो वह समान वेग से सरल रेखा में चलती रहेगी। अर्थात असंतुलित बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, असंतुलित बाह्य बल लगा के, ठीक। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं, अभी इतना जानना है कि न्यूटन का प्रथम नियम है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कि देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कि वयस्क मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों के साथ अनुपात, ठीक, क्या होगा? अग्र चवर्णक दांतों के साथ अनुपात रेशियो क्या होगा? 23 का क्या होगा रेशियो? हो जाएगा ए 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ जान लो कि एक वयस्क मनुष्य में ना 32 दांत होते हैं, ठीक। और इनमें जो है 8 कृंतक होता है, 8 कृंतक होता है, और 4 रदनक होता है, ठीक। और 8
अग्र चवरणक होता है यानी प्री मोलर्स होता है, और 12 मोलर्स होता है। ठीक है, तो देखो इसको पहले एक मिनट डिलीट करने दो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो इसका अनुपात तो ये इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो हो जाएगा ए, 2:3 है। लेकिन इसको देख लो कि इसमें 8 कृंतक होता है। 8 हो गया कृंतक, ठीक, 4 हो गया रदनक, ठीक, कैनाइन, और 8 हो गया प्रीमोलर्स, अग्र चौवर्णक जिसे कहते हैं, अग्र चौवर्णक, और 12 मोलर्स हो गया, यानी ये। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2:3 हो गया। ये अग्र चौड़ प्री मोलर्स हो गया 8, और ये 12 हो गया, और 8 4 ऐसे 8 4 8 12। चलो 8 4 12, 8 20, 10 30 2 32 हो गया। अब वो क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? 24 से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? क्या कैथोड रे ट्यूब होगा? बताओ। हाँ, आंसर नंबर डी, कैथोड रे ट्यूब होगा। ठीक, अब इसका हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? यानी लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी। 25 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये सभी, यानी यकृत में जो है ना कि कुछ विटामिन, खनिज, ग्लूकोज। देखो यकृत यानी लीवर विटामिन का, खनिज का और ग्लूकोज का भंडारण करता है। ठीक, और शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स प्रदान करता है। देखो यह वसा के घुलनशील सभी विटामिन वसा में, ठीक, यानी क्या हो गया ए, वसा में कौन सा विटामिन है? बी नहीं है, बी जल में घुलनशील है, सी जल में घुलनशील है। तो बी और सी छोड़ दो, तो ए हो गया है, डी हो गया, और ई हो गया, और के हो गया, के हो गया। ठीक, तथा विटामिन B12 का संचयन करता है, और इसके अलावा विटामिन B12 का संचयन करता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी? क्वेश्चन नंबर 26 है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी? तो हो जाएगा स्वतंत्रता के समय यानी 85% जनसंख्या हमारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। ठीक है, क्योंकि उसमें शहरीकरण बहुत कम हुआ था, और ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़े अपने कार्यों पर निर्भर थे। तो इससे पता चलता है कि उस समय की आत्मा जो है भारत के गांव में बसती थी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सेकंड, चलो। तो जिला, तो क्वेश्चन से जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई है? जिला पंचायत अध्यक्ष को, कलेक्टर को, सांसद को, पुलिस अधीक्षक को? बताओ 27 का आंसर क्या होगा? तो हो जाएगी कलेक्टर को, आंसर सी, कलेक्टर को। ठीक, तो लिखा है इसमें, देखो अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति, अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति जिसने 1952 में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो इसने रिपोर्ट में ये कहा था कि जिला स्तर पर सभी विकास संबंधी गतिविधियों को जिला कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए। ठीक, इसका उद्देश्य यही था कि जिले में एक ही व्यक्ति के पास समन्वय की शक्ति हो, ताकि विकास कार्यों में दोहराव न हो और तेजी आए। उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारी भी होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब चलो
और इस समिति ने ना राज्य स्तर पर इसने कौन सी समिति थी, अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की सिफारिश की थी। ठीक, तो और राज्य स्तर पर एक गैर आधिकारिक बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया था इसने। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका कलेक्टर होगा जिला कलेक्टर। चलो अब देखो, अब लोग हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया था? अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का है। थोड़ा सा SFDA, देखो नाबार्ड, दूसरा है SFDA और MFAL, तीसरा है कपाट और चौथा है DRDA। तो क्या होगा बताओ? तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। SFDA और MFAL, ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो इसका हम लोग पढ़ देते हैं। देखो बी किस समिति के सुझाव पर हुआ था, इसका ध्यान रखना है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966, ये कमेटी का नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये SFDA आएगा और MFAL आएगा, तो आप लोग से मतलब ध्यान से हो जाएगा एक बार अगर। तो देखो अब होगा कि 1966 में ना क्या हुआ था कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट अर्थात ऋण की समस्याओं को सुलझाने और आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस समिति की गठित नियुक्ति किया था। ठीक, अब इसका ना देखो पूरा नाम क्या है, लघु किसान विकास एजेंसी यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसका हो जाएगा SFDA का, ये स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा। और हो जाएगा मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा ये, यानी सीमांत किसान एवं खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी हो जाएगा। इसका हो जाएगा छोटे लघु किसान विकास एजेंसी हो जाएगा। ठीक, ताकि इनको सीधा लाभ दिया जा सके। ठीक, तो इनका उद्देश्य यही था इस एजेंसियों के गठन का, कि इनको जो है छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देना था। ठीक, अब इन एजेंसियों को लागू करने के लिए ना जिला स्तर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त एजेंसी भी बनी थी, और जिला कलेक्टर को इन स्वायत्त एजेंसियों का ना इनका जिला कलेक्टर ही अध्यक्ष होता था। चलो 28 हो गया, अब चलो 29। ये देखो, ये तो बहुत दिन से चल रहा है और सबको पता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी यानी VVG राम जी। ठीक, चलो विधेयक 2025। केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो देखो पहले मनरेगा में क्या था, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया था, लेकिन इसमें 125 दिन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लेना है आगे बढ़ने से पहले इसका, एक सेकंड, कि एक तो पहले बात ये जान लेना है कि जो है, एक सेकंड, कि 18 दिसंबर, ठीक, 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई। ठीक, और इसमें हाँ
अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, ये 18 दिन वाला हो गया। 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई। इसमें एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इसमें 60 दिनों का नो वर्क पीरियड रखा गया है। मतलब 60 दिन कोई आपको मतलब कोई काम नहीं मिलेगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो 60 दिन का रखा गया कि बुआई और कटाई के लिए जो व्यस्त सीजन होगा, ठीक। और शेष जब 305 दिन जो बचेंगे, उसी में ना 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा, ठीक। अब मजदूरी का भुगतान काम करने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। देखो, 60 दिन का नो वर्क पीरियड रखा गया है, कोई काम नहीं है। 305 दिनों के दौरान 125 दिन की गारंटी मजदूरी रखी गई है। मतलब जो बचा 300, जैसे 2 महीने रख दिया गया 60 दिन की आपको। जैसे कोई है मान लो कटाई बुआई कर रहा है, उसी में काम भी चल हो गया इस योजना के तहत, तो उसका नुकसान हो जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए हो गया है। बाकी 2 सप्ताह के भीतर ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक। चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि हाँ उत्तर हाँ क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यूपी कैंप किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है। बताओ, यूपी कैंप, अगर ऐसे तो यूपी कैंप पे ये ध्यान रखना है। यूपी कैंप, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यूपी कैंप किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है। ऐसे तो आप भूल जाओगे उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना, लेकिन यूपी कैंप आपको याद रहेगा। तो 30 जो है किसके से देते हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसका हो जाएगा। बी सही है इसका बी सही है, वर्ल्ड बैंक के सहायता से चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये जानते हैं, इसको 4 नवंबर 2024 को उसको मंजूरी दी गई थी, 2024 को, ठीक है। तो ये वित्तीय और तकनीकी सहायता वर्ल्ड बैंक की रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ना एयरसेड आधारित रणनीति अपनाकर राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मेन चीज़ हमें यही याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन 30। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, थोड़ा और तेज करते हैं। देखो, और तेज करने का मतलब है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये लेखक कौन है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक कौन है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका लेखक हो जाएंगे वासुदेव देवनान। इसके लेखक हो जाएंगे वासुदेव देवनान, ठीक। चलो, इसका विमोचन किसने किया था 23 दिसंबर 2025 को। अपने उपराष्ट्रपति कौन है इसमें। उपराष्ट्रपति को किसी चलो, मैं थोड़ा रिवाइज हो गया है। उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है अपने, सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। और ये कौन है, वासुदेव देवनानन है कौन, देवनान कौन है, ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये किसके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचार और उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इसमें बताया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 है कि 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 इतने तारीख को घोषणा किया गया है, 10 अक्टूबर 2000। अब यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है, और वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी, ठीक। अब बताओ, क्या दोनों सही है 32 का। बताओ, नहीं, ये केवल एक सही है। मचाडो ने तो पाया है, मारिया कोरिना मचाडो और वेनेजुएला की हैं, लेकिन ये 15वीं महिला नहीं है, ठीक। ये 15वीं महिला नहीं है, ठीक। यह पुरस्कार पाने वाली ये 20वीं महिला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह पुरस्कार शांति पुरस्कार, ठीक ठीक। तो ये जानते हैं,
ये ओस्लो यानी नॉर्वे स्थित ना द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक, चलो चलो तो अब प्रथम पुरस्कार कौन इसमें पाया था ये भी सब जान लेना है। मान लो अब, चलो इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं, लेकिन चलो प्रथम पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार कौन पाया था। एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ डिलीट, एक सेकंड। तो इसको प्रथम पुरस्कार कौन पाया था, प्रथम पुरस्कार, तो इसमें जो है प्रथम पुरस्कार कौन पाया था, तो इसमें प्रथम पुरस्कार पाए थे, एक सेकंड, पाई जीन हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पैसी ने पाया था। और सबसे कम उम्र की विजेता थी मलाला यूसुफजई, जब 17 साल की थी 2014 में सम्मानित किया गया था, इनके ऊपर अटैक हुआ था। और सबसे अधिक उम्र के विजेता थे जोसेफ रॉट ब्लेट, 86 वर्ष, 1995 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि तो 26 और 27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो सबका दिमाग होगा नई दिल्ली में ही होगा। ठीक है, और बिल्कुल सही बात है, ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। तो चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ये तो जानना है। ठीक, अब ये चीज़ हमें पता चल गया, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ सही है, और सही यही है 34 के कि 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। और इस वर्ष इस दिवस की मुख्य थीम क्या थी, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल, आवर एवरीडे इसेंशियल। तो इसका जो है दोनों सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसका जो है दोनों सही हो जाएगा, सीट लगा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आयोजित हो ही चुका है मान लो, तो कहाँ किया जाएगा बताओ, कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक, ये आयोजित किया जाएगा विशाखापत्तनम में, आंसर नंबर बी, यानी 10 दिन के लिए है, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल है, नौसैनिक अभ्यास है, मिलन 2026 विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। ठीक, और ये पहली बार है जब भारत इन तीनों प्रतिष्ठित समुद्री आयोजनों की एक साथ मेजबानी करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन। तो हमें लगता है कि इसको सभी लोग लगा देंगे सुंदरबन, यही हो जाएगा 36 का सही। तो देखो ज्वारीय वन होते हैं ना, यही ज्वारीय वन, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, ज्वारियों को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ठीक, तो मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चलते हैं, अब सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। सतत विकास, जैविक विविधता का संरक्षण, हाँ सही बात है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है, निर्धनता को हटाना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो जाएगा, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक
500 पुरस्कार दिया जाता है। बताओ वैश्विक 500 पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक, चलो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने 1987 में स्टार्ट किया था, 1987 में स्टार्ट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है, पर्यावरण संकट माना जाता है? तो इसको समझना, यूकेलिप्टस को माना जाता है 39। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल को ग्रहण करता है। मतलब जिस स्थान पर लगाया जाता है जल स्तर नीचे चला जाता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की खपत करता है, इसीलिए ये पारिस्थितिक मित्र नहीं माना जाता है, इको फ्रेंडली नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 40। बदमाश पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्री जल तल का बढ़ना, हाँ। हिम नदी का पिघलना, हाँ। जब हिम नदी पिघलेगा तो पानी आता है जब समुद्र में, सब देखो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक, तो समुद्री जल का पिघलना और बीमारियों का फैलना बिल्कुल, और प्रवाल व्यक्तियों का विरंजन। तो क्या हम चारों लगा दें? जी बिल्कुल, ये ग्लोबल वार्मिंग के सभी प्रभाव हैं। जब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिम नदी पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगा, ठीक है, तो पानी ज़्यादा होगा, नदियों में आएगा, फिर समुद्र में पानी जाता है, तो स्वाभाविक बात है समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम डी लगा देते हैं, और यही सही है, कोई भी लगाएगा डी ही लगाएगा। तो चलो, चक्रवात तूफान बवंडर, बाढ़ की तीव्रता, बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। अब हम लोग चलते हैं कि अब पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक बृहद कौन सा है भाई? 41 का बताइए। जलमंडल, ज्योम, स्थल मंडल, जैवमंडल, बताओ। तो स्वाभाविक बात है जैवमंडल होगा, जैवमंडल ही होगा। कहो, क्योंकि जैवमंडल ना, देखो 41 का डी है, जैवमंडल होगा। देखो, जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र यानी बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक यानी बायोटिक एंड अजैविक अबायोटिक दो संगठक होते हैं। ठीक, जैवमंडल है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी हैं और अबायोटिक भी हैं, ठीक, संगठक। ठीक है, क्योंकि और जो तीनों है ना, जल मंडल, स्थल मंडल, ये जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे। तो जैवमंडल जब आ जाए तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र ही होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वन रोपण तो करता है भाई, जल प्रबंधन भी करता है। जो ये वनों को काटोगे तो थोड़ी मदद करेगा, पारिस्थितिक संतुलन कैसे करेगा? तो वृक्ष अगर काट देंगे आप, कितने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है। चलो, कैप्चर करता है। चलो, अब इसके बहुत सारे हैं बन के। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है, मिट्टी को कस के रखता है, जड़ें उसकी, और जीव जंतुओं का घर भी होता है। इससे हम आवास, भोजन, बहुत सारी चीज़ें, संसाधन, तो इसलिए ये दिक्कत हो ही जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। चलो, प्रोजेक्ट हाथी, ये तो 1992 में है। ठीक है, टाइगर क्या है, 1973 में है शायद, और 1972 यानी 72 में, और 2000। तो हमें दो तो बाद में है, सबसे लास्ट में। तो हमें सबसे पहले जाना है कि दो किस में है। तो देखो, दो लास्ट में, यही बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर बी। तो पहला क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है ये पहला। फिर है तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है। फिर 1992 प्रोजेक्ट हाथी है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में है। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर
43 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाँ भाई, जैव विविधता अधिनियम ना 2002 में तो बना था, लेकिन लागू 2003 में हुआ था। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि भी पूछ सकता है धीरे से, और कन्फ्यूजन हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, बताओ। विदेशी प्रजातियों का मुख्य कारण क्या है? कारण तो देखो, जैव विविधता के कारण देखो, इसमें क्या मुख्य कारण पूछा है, क्वेश्चन बदल गया। वैसे कारण तो सब हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है 44 का, ठीक। तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। आवासीय विनाश सबसे बड़ा कारण है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 45। ये देखो, अभी हम लोगों ने पिछले जो पहला उसमें किया था, तो कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन किया गया था, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि लिखा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो लिखा है राष्ट्रीय, ए लिखा है मिशन क्या है, ये मिशन है पहले सूची 1 में, और दूसरा है प्रारंभ करने का विषय है। तो ए है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ठीक। ये कब किया गया था बताइए। 44 का, ओ सॉरी 45 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। इसका आंसर हो जाएगा 2009, यही सही है। राष्ट्रीय जल मिशन, इसका हो जाएगा 2011। संबंधित ऊर्जा मिशन 2009, फिर 11, फिर हो जाएगा राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन 2014, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010। ABCD यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ ये हुआ ना, इसमें देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कि ये 30 जून 2008 को ना जलवायु परिवर्तन पर भारत का राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का शुभारंभ किया गया 30 जून 2008 को। तो इसके अंतर्गत 9 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, ठीक, जिससे संबंधित दस्तावेजों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समय समय पर अनुमोदित किया गया, ठीक। और NMEEE यानी राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन दस्तावेज 2010 को, मतलब ये है कि 9 मिशन थे, 2008 को जो है ये शुभारंभ किया गया था, और इसको समय समय पर लागू किया गया, 9 को अलग अलग समय में।